नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका एक और न्यू क्लासेज में। अभ्यर्थियों, जो भी अभ्यर्थी 8 मार्च क्या अभ्यर्थियों 8 मार्च 2025 को भूगोल का जो पेपर देने वाला है ना अभ्यर्थियों, तो सभी बच्चे घबराए हुए अभ्यर्थियों, 12वीं क्लास के अभ्यर्थियों, जो भी बच्चे 8 मार्च 2025 को भूगोल का पेपर देने वाले हैं ना, उन सभी बच्चों के लिए क्लास काफी महामैराथन होने वाले अभ्यर्थियों। इस क्लास में अभ्यर्थियों 2 से प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ को लाया गया है। हर पार्ट वाइज अभ्यर्थियों, लेसन वाइज आपको क्वेश्चन लाए गए हैं। एक लेसन से मिनिमम 20 क्वेश्चन लिए गए अभ्यर्थियों, मोस्ट क्वेश्चन लिए गए हैं अभ्यर्थियों। जो आपके रिक्त स्थान आने वाले हैं या खाली स्थान आने वाले हैं, और 1 नंबर के अभ्यर्थियों जो लघुतरात्मक क्वेश्चन आने वाले हैं ना, एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। कसम से मैं आपका एक नंबर एक कतर तक नहीं कटने दूंगा अभ्यर्थियों, अगर आप लास्ट तक मेरे साथ बने रहते हैं तो। अभ्यर्थियों, पूरी क्लास को वॉच करना है एंड लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है आपको क्लास कैसी लगती है। क्लास को पूरा देखना है अभ्यर्थियों, क्लास काफी महामैराथन होने वाली है। आपको इस क्लास अभ्यर्थियों आधे घंटे में, सिर्फ आधे घंटे में आपको 20 नंबर मिलने वाले हैं अभ्यर्थियों। आपको मैं 1 मिनट का 1 नंबर देने वाला हूं अभ्यर्थियों, पूरी क्लास को वॉच करना है। काफी मोस्ट है। लेसन वाइज प्रश्नों को लाया गया अभ्यर्थियों। पहला ही प्रश्न आपसे पूछा गया है, सन 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो अभ्यर्थियों राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भारत की जनसंख्या कितनी अभ्यर्थियों? 121 करोड़ सन 2011 के अनुसार। अभ्यर्थियों आपसे पूछा जाए सन 2001 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, तो आपको बताना है 102 करोड़। अगला प्रश्न आपसे पूछे अभ्यर्थियों, भारत की जनसंख्या में कौन सा स्थान है? राइट आंसर होने वाला अभ्यर्थियों दूसरा स्थान। जो भारत है इसकी जनसंख्या में दूसरा स्थान है। तो अभ्यर्थियों पहला स्थान किसका है अभ्यर्थियों? किसका है? चीन का। लेकिन अभ्यर्थियों मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर आपको फिलहाल जो डेटा देखे अभ्यर्थियों, इसके हिसाब से भारत पहले नंबर पर जनसंख्या में पहुंच गया है अभ्यर्थियों। भारत की 144 करोड़ जनसंख्या हो चुकी है, लेकिन एनसीईआरटी पहले दूसरे स्थान पर भारत को बता रही है। तो आपको जैसे एग्जाम में भारत और चीन साथ साथ दिखे तो आपको पहले स्थान पर चीन करना है, दूसरे पे भारत। अगर आपको पहले स्थान पूछा जाए और चीन नहीं आती है तो आपको भारत करना है। अगला प्रश्न आपसे पूछे अभ्यर्थियों, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? जल्दी से बताना अभ्यर्थियों। राइट आंसर होने वाला है आपका 1872 में। कब हुई थी अभ्यर्थियों भारत की पहली जनगणना? 1872 में। और संपूर्ण जनगणना हुई थी अभ्यर्थियों 1821 में। कब हुई थी? 1881 में। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन से इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है अभ्यर्थियों, अगला प्रश्न आपका काफी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, भारत की संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? आपको अभी बताया गया अभ्यर्थियों कब हुई थी? 1881 में। अगला प्रश्न आपसे पूछा है अभ्यर्थियों, अगला प्रश्न पूछा है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? क्या पूछा अभ्यर्थियों? भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? अभ्यर्थियों आपको एचडी में कुछ समस्या रहेगी, आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो अभ्यर्थियों आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। अभ्यर्थियों आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। टेलीग्राम पे आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में देखिए टेलीग्राम की लिंक होगी, उस पर क्लिक करके आप पूरे के पूरे पढ़ सकते हैं। तो अभ्यर्थियों आपसे पूछा है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों उत्तर प्रदेश। क्या होने वाला है अभ्यर्थियों? उत्तर प्रदेश। अभ्यर्थियों आपसे पूछा जा सकता है, भारत में 5 सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्यों के नाम बताइए। जल्दी से बताना है अभ्यर्थियों। तो फर्स्ट होने वाला है आपको उत्तर प्रदेश। क्या होने वाला है अभ्यर्थियों? उत्तर प्रदेश। दूसरा होने वाला है आपका महाराष्ट्र। क्या होने वाला है अभ्यर्थियों? महाराष्ट्र होने वाला है। हाँ, कौन कौन से अभ्यर्थियों? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न आपसे पूछा अभ्यर्थी, और आपसे यह भी पूछा जा सकता है अभ्यर्थियों, भारत की सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों क्या होने वाला है? सिक्किम होने वाला है। अगला प्रश्न आपसे पूछा अभ्यर्थियों, सन 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है? राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों कितना जनघनत्व है? सन 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व अभ्यर्थियों 382 वर्ग किलोमीटर। अभ्यर्थियों आपसे पूछा जा सकता है, सन 2001 के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है? राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों 324 वर्ग किलोमीटर। आपसे पूछा जा सकता है, सन 1950 के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है? राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों 117 किलोमीटर। तो अभ्यर्थियों क्लास काफी महामैराथन वाली है, क्लास को पूरा वॉच करना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा अभ्यर्थियों, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य ना जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? जल्दी से बताना अभ्यर्थियों, भारत में सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों बिहार होने वाला है। बिहार का जनघनत्व कितना है अभ्यर्थियों? एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है 1102 वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है अभ्यर्थियों? राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों, क्या राइट आंसर होने वाला है? पश्चिम बंगाल होने वाला है। तो अभ्यर्थियों आपको क्लास को पूरा वॉच करना है एंड लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है आपके कितने परसेंट राइट होते हैं। और आपसे पूछा है अभ्यर्थियों, जो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका सबसे ज्यादा जनघनत्व है? तो आपको बताना है अभ्यर्थियों दिल्ली। क्या बताना है? दिल्ली। कितना जनघनत्व अभ्यर्थियों? कितना है? 11,297।
और आपको निम्न जन केंद्र शासित प्रदेश कौन से अभ्यर्थियों जनघनत्व के दृष्टि से अंडमान निकोबार, कितने अभ्यर्थियों 46। और आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे निम्न जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है, आपको बताना है अभ्यर्थियों अरुणाचल प्रदेश, कितना है 16 अभ्यर्थियों। पश्चिम बंगाल नहीं है, अरुणाचल प्रदेश है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है अभ्यर्थियों, अगला प्रश्न आपसे पूछा है भारत में, क्या पूछा है अभ्यर्थियों, भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण है, जल्दी से बताना है अभ्यर्थियों, भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण है अभ्यर्थियों जन्म दर भी है, मृत्यु दर भी है और प्रवास भी है। राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन द इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पूछा है जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी, कब की गई थी अभ्यर्थियों, 1911 से 1921 के बीच। अगला प्रश्न आपसे पूछा है अभ्यर्थियों भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि मानी जाती है, राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 1951 के दशक से 1981 का दशक। क्यों मानी जाती है अभ्यर्थियों, क्योंकि यहाँ पर अभ्यर्थियों मृत्यु दर में कमी आई थी और अभ्यर्थियों जन्म दर में उच्च आई थी और यहाँ से बाकी देशों से जैसे बांग्लादेश, नेपाल, भूटान से प्रवासी आए थे। क्या आए थे अभ्यर्थियों, प्रवासियों से ज़्यादा जनसंख्या में वृद्धि आई थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा है अभ्यर्थियों भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि मानी जाती है, राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न पूछा है भारत की जनसंख्या में किशोरों का अंश है, राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों 20.9, कितने अभ्यर्थियों 20.9। और कैक से कितने वर्ष के अभ्यर्थियों 10 से 19 वर्ष के, कितने अभ्यर्थियों 10 से 19 वर्ष के। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है अभ्यर्थियों इसमें बॉयज का कितना प्रतिशत है, राइट आंसर होने वाला अभ्यर्थियों 53 लगभग आपका 8% है और गर्ल का अभ्यर्थियों 47.3। अगला प्रश्न आपसे पूछे अभ्यर्थियों राष्ट्रीय युवा नीति कब प्रारंभ की गई थी, राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों फरवरी 2014 में। कब की गई थी अभ्यर्थियों, फरवरी 2014 में। और इसमें कितने वर्ष के युवा थे अभ्यर्थियों, राइट आंसर होने वाला है आपका 15 से 29 वर्ष के युवा थे। कितने थे अभ्यर्थियों, 15 से 29 वर्ष के युवा थे। और राष्ट्रीय युवा नीति का उद्देश्य क्या था अभ्यर्थियों, युवाओं को अभ्यर्थियों आरक्षित करना, शिक्षा के प्रति जागरूक करना, अपने वतन के प्रति जागरूक करना अभ्यर्थियों, चोरी डकैती से बचाना। अगला प्रश्न आपसे पूछे अभ्यर्थियों राष्ट्रीय युवा नीति किस वर्ष के आयु समूह को युवा के रूप में परिभाषित करती है, आपको अभी बताया गया अभ्यर्थियों 15 से 29 वर्ष के। अगला प्रश्न पूछा है भारत सरकार ने किस वर्ष कौशल तथा उद्यमिता नीति बनाई, राइट आंसर अभ्यर्थियों 2015 में। कब बनाई थी अभ्यर्थियों, 2015 में। अगला प्रश्न आपसे पूछा है अभ्यर्थियों, अगला प्रश्न आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 15 होने वाला है देश की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग गांवों में निवास करता है, जल्दी से बताना है अभ्यर्थियों। राइट आंसर होने वाला है आपका गांवों में कितना निवास करता है अभ्यर्थियों 68.8%। और शहरों में कितना निवास करता है अभ्यर्थियों 31.16, कितना करता है अभ्यर्थियों 31.16%। अगला प्रश्न पूछा है आपसे बता ही देगा अभ्यर्थियों आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को कितनों वर्गों में बांटा गया है, राइट आंसर होता है अभ्यर्थियों 3 वर्गों में। कितने वर्गों में बांटा गया है, 3 वर्गों में। अगला प्रश्न पूछा है सन 2011 के अनुसार भारत की श्रमजीवी जनसंख्या को कितने संवर्गों में बांटा गया है, राइट आंसर होता है अभ्यर्थियों 4 भागों में। कितने संवर्गों में बांटा गया है अभ्यर्थियों, 4 भागों में। अगला प्रश्न आपसे पूछा है अभ्यर्थियों भारत में, अभ्यर्थियों ये क्वेश्चन मुझे मिस्टेक लगता है लेकिन इसमें 4 है, चलो ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछे अभ्यर्थियों भारत में नगरीय जनसंख्या का अनुपात किस राज्य में अधिक है, जल्दी से बताना है अभ्यर्थियों नगरीय जनसंख्या का अनुपात किस राज्य में अधिक है, राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर गोवा में। अगला प्रश्न आपसे पूछा है भारत में, अभ्यर्थियों आपसे पूछा है भारत में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात अधिक है, जल्दी से बताना है अभ्यर्थियों भारत में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात अधिक है, राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न आपसे पूछा है अभ्यर्थियों क्लास को जल्दी से एंड करते हैं, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस धार्मिक समुदाय की है, राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों किस धार्मिक समुदाय की अभ्यर्थियों हिंदू समुदाय की। कितनी है अभ्यर्थियों 79.8%। सेकंड पे कौन किस अभ्यर्थियों मुस्लिम आबादी, उसकी आबादी कितनी है 14.2%। अगला प्रश्न आपसे पूछे अभ्यर्थियों तीसरे नंबर पर आती है अभ्यर्थियों ईसाई, चौथे पे आती है आपके बौद्ध, तीसरे पे बौद्ध नहीं आती है अभ्यर्थियों सिख आती है और आपके चौथे पे आती है जैन, पांचों पे आती है बौद्ध। अगला प्रश्न आपसे पूछा है अभ्यर्थियों सन 2001-2011 तक भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी है, जल्दी से बताना है अभ्यर्थियों। राइट आंसर होने वाला है आपका 17.64। कितने होने वाला है अभ्यर्थियों 17.64। अगला प्रश्न पूछा है भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत है, राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों 1.64%। मुख्य श्रमिक वह है जो एक वर्ष में कम से कम कार्य करते हैं 183 दिन। अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों
अभ्यर्थियों इंदिरा गांधी नहर की संकल्पना किसने दी? अभ्यर्थियों पाठ नंबर 6 आ चुका है, आप देख रहे हो पाठ नंबर 6 आ चुका है। इंदिरा गांधी नहर की संकल्पना किसने दी थी? जल्दी से बताना है अभ्यर्थियों। राइट आंसर होने वाला है आपका इंदिरा गांधी जो नहर है इसकी संकल्पना किसने दी थी? राइट आंसर क्या होने वाला है अभ्यर्थियों? हाँ, तो कवर सेन होने वाला है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछे अभ्यर्थियों, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों 15 मार्च 1950 को। कब हुई थी अभ्यर्थियों? 15 मार्च 1950 को। और इस अभ्यर्थियों आपको पता है प्रधानमंत्री निर्धारित करता है और इसका नाम बदलकर 2015 में अभ्यर्थियों 1 जनवरी 2015 में इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। अगला प्रश्न आपसे पूछे अभ्यर्थियों, अगला प्रश्न होने वाला है आपका क्वेश्चन नंबर पाठ नंबर 2 से अभ्यर्थियों मानव बस्तियों से। क्या अभ्यर्थियों अभी आपका एक पाठ खत्म हुआ है, बस सिर्फ एक पाठ खत्म हुआ है अभ्यर्थियों, आपको अभी पता लगाना है। आप समझ गए होंगे अभ्यर्थियों क्लास कितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपके पहले पाठ से अभ्यर्थियों एक नंबर नहीं कटने वाला है, एक भी नंबर नहीं कटने वाला है अगर आपको ने क्लास को पूरा देखा है तो अभ्यर्थियों मानव बस्तियों से आपके प्रश्न आने वाला है। फर्स्ट का ही प्रश्न आ चुका है, मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है? जल्दी से बताना है अभ्यर्थियों, जो मेगानगर है इसकी जनसंख्या कितनी होती है? राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों ऑप्शन से इज द करेक्ट आंसर 50 लाख से ज़्यादा। कितने अभ्यर्थियों? 50 लाख से ज़्यादा। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय नगरों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? 3 वर्गों में। अगला प्रश्न पूछा है निम्न में से भारतीय नगर है? राइट आंसर होने वाले अभ्यर्थियों आधुनिक नगर। वाराणसी कैसा नगर है? राइट आंसर होने वाले अभ्यर्थियों प्राचीन नगर। जो अभ्यर्थियों वाराणसी आपका है, मदुरई है और पाटलिपुत्र है, ये आपके जो प्राचीन नगर है अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न पूछा है अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया मुख्य नोड कौन सा है? राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न पूछा है वर्ष 2011 में भारत में नगरीकरण का स्तर कितने प्रतिशत था? अभी बताया गया अभ्यर्थियों 31.16%। अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों 20वीं शताब्दी के दौरान नगरीय जनसंख्या का कितने गुना बढ़ी है? राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों कितना गुना बढ़ी है? 11 गुना। अगला प्रश्न आपसे पूछा है नगरों का प्रक्रियात्मक वर्गीकरण कितने प्रकार का है? राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों 9 प्रकार का। कितने प्रकार का है? 9 प्रकार का। निम्न में से गैरीसन नगर कौन सा है? राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों जालंधर। अभ्यर्थियों जो गैरीसन नगर है आपके महू होने वाला है, बबीना होने वाला है, जालंधर होने वाला है, बहुत सारे अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है निम्न में से शैक्षिक नगर है? राइट आंसर होने वाला है आपका पिलानी। क्या अभ्यर्थियों? पिलानी। 2011 के अनुसार भारत में नगरों की दशकीय प्रतिशत क्या है? राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों, राइट आंसर आपसे पूछा है 31.08%। अगला प्रश्न पूछा है ग्रामीण बस्तियों को कितने प्रकार है? राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन 4। अभ्यर्थियों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कितने प्रकार है ग्रामीण बस्तियों के अभ्यर्थियों? 4 प्रकार है। कौन कौन से अभ्यर्थियों? जल्दी से बताना है आपको अभ्यर्थियों। आपके गुच्छित बस्तियाँ होने वाली है, गुच्छित बस्ती होने वाली है, अर्गुच्छित बस्ती होने वाली है, पल्लीकृत बस्ती होने वाली है, परीक्षित बस्तियाँ होने वाली है, परीक्षित या एकांकी बस्तियाँ होने वाली है। अगला प्रश्न आपसे पूछे अभ्यर्थियों भारत की जनगणना नगरों को कितने वर्गों में वर्गीकृत करती है? राइट आंसर होने वाला है 6 वर्गों में। अगला प्रश्न पूछे अभ्यर्थियों कुछ पाठ नंबर 2 का आपसे प्रश्न पूछा गया है अभ्यर्थियों ग्रामीण बस्तियों के प्रमुख कौन सी क्रिया होती है? जल्दी से बताना अभ्यर्थियों ग्रामीण बस्तियों में कौन सी क्रिया होती है? तो और सभी को पता है अभ्यर्थियों प्राथमिक क्रिया होती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है बस्तियों में लोगों के समूह का मुख्य काम क्या होता है? राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों पोषण आधार। नगला किस बस्ती का नाम है? राइट आंसर होने वाला है पल्ली बस्ती का। किसका अभ्यर्थियों? पल्ली बस्ती का। कौन कौन से अभ्यर्थियों? नगला, ढाणी, पाड़ा, पाली। अगला प्रश्न आपसे पूछा है अभ्यर्थियों भारत में सर्वाधिक प्राचीन महत्वपूर्ण नगर कौन सा है? राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों वाराणसी। अगला प्रश्न पूछा है आपसे निम्न में से पर्वत नगर नहीं है? कौन से अभ्यर्थियों? रुड़की। अगला प्रश्न पूछा है जमशेदपुर किस प्रकार के नगर का उदाहरण है? राइट आंसर होने वाला है औद्योगिक नगर का। भारत में खनन नगर के रूप में विकसित नगर है? राइट आंसर होने वाला है अंकलेश्वर। क्या होने वाले अभ्यर्थियों? अंकलेश्वर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है वर्तमान में कितने नगरों का विकास मध्यकाल से जुड़ा है? राइट आंसर होने वाले अभ्यर्थियों 100 नगरों का। अभ्यर्थियों काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है वर्तमान में कितने नगरों का विकास मध्यकाल नगर से जुड़ा है? कितने अभ्यर्थियों? 100 नगरों का। अगला प्रश्न पूछा है आपके पल्लीकृत बस्तियों के स्थानीय नाम उपयुक्त में से कौन है? राइट आंसर होने वाले अभ्यर्थियों पाड़ा। अभी बताया गया अभ्यर्थियों उपयुक्त सभी पाना, पाड़ा, पाली, ढाणी, नगला। निम्न में से खनन नगर कौन सा है? राइट आंसर होने वाले अभ्यर्थियों से जो रानीगंज एवं सिंगरौली है ये आपके खनन नगर है। निम्न में से प्राथमिक नगर कौन सा है? राइट आंसर होने वाला है नई दिल्ली। नदी तट पर निम्न में से कौन सा शहर स्थित नहीं है? राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों भोपाल। अभ्यर्थियों जो आपके भोपाल है ये नदी तट पर स्थित नहीं है। आधुनिक उद्योगों पर आधारित नगरों का जन्म हुआ? राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों कब हुआ था? ये आपके 1850 ईस्वी में हुआ है। अगला प्रश्न आपसे पूछे अभ्यर्थियों
अभ्यर्थियों आपका तीसरा पाठ आ चुका है भू संसाधन तथा कृषि। अभ्यर्थियों जल्दी से आपको बताना है क्लास कैसी लग रही है, क्लास को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस क्लास पे आपका सिर्फ टारगेट है 56 में से 50 प्लस नंबर लाने का। कितने अभ्यर्थी? 56 में से 50 प्लस नंबर लाने का। और अगर आप अभ्यर्थियों 7 तारीख तक भी इस चैनल से बने रह गए ना, तो आपके 50 प्लस नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगला प्रश्न पूछे अभ्यर्थियों आपके निम्न में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? प्रतिभूमि, सीमांत भूमि, निवल बोया गया क्षेत्र, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। राइट आंसर होने वाला अभ्यर्थी सीमांत भूमि। अगला प्रश्न पूछा है पिछले 40 वर्षों में वनों का अनुपात बढ़ने का निम्न में से कौन सा कारण है? राइट आंसर होने वाला है वन बढ़ोतरी एवं निर्धारित अधिसूचित क्षेत्र में वृद्धि। ऑप्शन से इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पूछा है निम्न में से कौन सा सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है? राइट आंसर होने वाले अभ्यर्थियों मृदा लवणता। अभ्यर्थियों जो ज़्यादा जैसे आपके यहाँ पर ज़्यादा सिंचाई होती है तो यहाँ पर मृदा लवणता आ जाती है। शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती? राइट आंसर होने वाले अभ्यर्थियों गन्ना फसल। जो गन्ना फसल है आपकी शुष्क कृषि में नहीं बोई जाती है क्योंकि इसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। निम्न में से कौन से देशों में गेहूं व चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित हुई थी? राइट आंसर होने वाले अभ्यर्थियों मैक्सिको तथा फिलीपींस में। अभ्यर्थियों जो भारत में गेहूं की किस्म लाई गई है ये भी मैक्सिको तथा फिलीपींस से लाई गई है। अगला प्रश्न आपसे पूछे अभ्यर्थियों, क्लास काफ़ी बड़ी होती जा रही है अभ्यर्थियों, क्लास को और जल्दी खींचते हैं। खरीफ की फसल है, राइट आंसर होने वाला है चावल। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों गेहूं। भू उपयोग संबंधी अभिलेख कौन सा विभाग रखता है? राइट आंसर होने वाला अभ्यर्थियों भू राजस्व विभाग। भू राजस्व विभाग ने भूमि को उपयोगिता के आधार पर कितने वर्गों में बांटा है? राइट आंसर होने वाला है 9 भागों में। 1 वर्ष से अधिक किंतु 5 वर्ष से कम समय तक कृषि रहित रहने वाले भूमि कहलाती है। राइट आंसर होने वाला है पुरातन प्रतिभूमि। जो अभ्यर्थियों आपके कृषि योग्य व्यर्थ भूमि है ये आपके कितने वर्ष रहती है? वर्तमान प्रतिभूमि रहती है आपके अभ्यर्थियों लगभग जुलाई से जून तक। कितनी रहती है अभ्यर्थियों? जुलाई से जून तक वर्ष रहती है। और आपके कृषि योग्य व्यर्थ भूमि है ये कब रहती है अभ्यर्थियों? जल्दी से बताना है आपको। ये अभ्यर्थियों आपके 5 वर्ष से कम तक रहती है। कितने रहती है अभ्यर्थियों? 5 वर्ष या 5 वर्ष से अधिक तक रहती है। अगला प्रश्न पूछा है चावल एक फसल है, अभ्यर्थियों जल्दी से बताना है अभ्यर्थियों उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल है। क्या अभ्यर्थियों? उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल। अगला प्रश्न आपसे पूछा है अभ्यर्थियों, अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है निम्न में से कौन से राज्य पारंपरिक रूप से चावल उत्पादक राज्य नहीं है? राइट आंसर होने वाले अभ्यर्थियों पंजाब और हरियाणा। दक्षिण व मध्य भारत के आदर्श क्षेत्रों की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? ज्वार। अगला प्रश्न पूछा है भारत में चाय की खेती सर्वप्रथम की गई थी? राइट आंसर होने वाले अभ्यर्थियों असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में। भारत में मुख्यतः कॉफी की कौन सी किस्म का अधिक उत्पादन होता है? राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों अरेबिका। अगला प्रश्न होने वाला है अभ्यर्थियों निम्न में से कौन सी भारतीय कृषि की समस्या है? राइट आंसर होने वाला है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों आपसे वह भूमि जिस पर फसल उगाई हुई काटी जाती है? अभ्यर्थियों आपको सभी को पता है निवल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों वह भूमि जो 1 वर्ष या उससे कम समय तक कृषि रहित रहती है कहलाती है? अभ्यर्थियों वर्तमान प्रतिभूमि। निम्न में से खरीफ फसल है? राइट आंसर होने वाला है उपरोक्त सभी। निम्न में से रबी की फसल है? राइट आंसर होने वाला है उपरोक्त सभी। जायद फसल समय अवधि है? जल्दी से बताना अभ्यर्थियों जो जायद फसल है इसकी समय अवधि क्या होने वाली है? राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों ये अप्रैल में बोई जाती है एंड जून में काटी जाती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा अभ्यर्थियों निम्न में से कौन सी जल खाद्यान्न फसलों में सम्मिलित नहीं है? जल्दी से बताना अभ्यर्थियों राइट आंसर होने वाला है आपका कपास। ये खाद्यान्न फसलों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न पूछा अभ्यर्थियों पश्चिम बंगाल में किसान चावल की निम्न में से कौन सी फसल लेते हैं? राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों उपरोक्त सभी। ओस अमन बोरो। अभ्यर्थियों चावल की नई नई किस्में जो पश्चिम बंगाल के किसान हैं ये चावल की अन्य फसल लेते हैं जैसे ओस अमन बोरो। अगला प्रश्न आपसे पूछे अभ्यर्थियों चावल उत्पाद में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जल्दी से बताना अभ्यर्थियों चावल उत्पाद में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। राइट आंसर होने वाला अभ्यर्थियों दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान अभ्यर्थियों? दूसरा स्थान। अगला प्रश्न पूछा है भारत में सर्वाधिक ज्वार उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। सूरजमुखी एक है अभ्यर्थियों क्या है? तिलहन फसल। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? राइट आंसर होने वाला है दूसरा स्थान। निम्न में से किस बहुउपयोग संवर्ग के क्षेत्रीय उत्पाद में 1950-51 की तुलना में 2014-15 में कमी आई है? राइट आंसर है उपयुक्त सभी में। निम्न में से कौन सी जगह जायद की फसल नहीं है? राइट आंसर होने वाला अभ्यर्थी आपको बताना है निम्न में से कौन सी फसल जायद की फसल नहीं है? राइट आंसर होने वाला अभ्यर्थियों ज्वार। अभ्यर्थियों आपकी ज्वार है जो ये जायद की फसल नहीं है, खरीफ की फसल है। पश्चिम बंगाल के किसान चावल की 3 फसलें लेते हैं उनमें सम्मिलित है? राइट आंसर होने वाला अभ्यर्थी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न पूछे अभ्यर्थियों
पाठ नंबर 4 आ चुका है आपका जल संसाधन। भारत में विश्व के जल संसाधनों का कितने भाग पाया जाता है? राइट आंसर है 4%। अगला प्रश्न पूछा है भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का भाग पाया जाता है? राइट आंसर होता है 16%। जो अभ्यर्थियों विश्व में जनसंख्या है उसमें उस जनसंख्या में से भारत 16% जनसंख्या है। कितने अभ्यर्थियों? भारत में 16% जनसंख्या। धरातलीय जल का स्रोत है, जल्दी से बताना अभ्यर्थियों। जो धरातलीय जल है इसका स्रोत है, राइट आंसर होने वाला है उपयुक्त सभी। भौम जल बहुत अधिक उपयोग करने वाला राज्य है, राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों उपयुक्त सभी। आपका पंजाब और आ जाएगा अभ्यर्थियों, इसमें पंजाब और आ जाएगा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु जो भौम जल का बहुत अधिक उपयोग करते हैं। और किस में करते हैं अभ्यर्थियों? सबसे ज़्यादा उपयोग कृषि में। अगला प्रश्न पूछा है निम्न में से किस राज्य में लेगून और झीलों में बड़े धरातलीय जल संसाधन है? उपयुक्त सभी में। अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों जो ये लेगून झील है, लेगून झीलों का जल का उपयोग किया जाता है, राइट आंसर होने वाला अभ्यर्थी उपयुक्त सभी में। मछली पालन में भी किया जाता है, नारियल की सिंचाई में, चावल की सिंचाई में भी किया जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है अभ्यर्थियों धरातलीय और भौम जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, राइट आंसर होने वाले अभ्यर्थियों कहाँ पर किया जाता है? कृषि में किया जाता है। ऑप्शन से इज द करेक्ट आंसर। किस फसल के लिए सिंचाई की अधिक आवश्यकता पड़ती है? राइट आंसर होने वाला है उपयुक्त सभी के लिए। किस राज्य में अधिक जल निकालने के कारण भूमिगत जल में फ्लोराइड संकेंद्रण बढ़ गया अभ्यर्थियों? राइट आंसर होने वाला है ए व बी दोनों, राजस्थान और महाराष्ट्र में। संख्या कहाँ पर बढ़ गया अभ्यर्थियों? बिहार और पश्चिम बंगाल में। अभ्यर्थियों जो अधिक सिंचाई के कारण भूमिगत जल में संख्या बढ़ गया है अभ्यर्थियों बिहार और पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न आपसे पूछा है दिल्ली से इटावा के बीच नदी प्रदूषित होती है अभ्यर्थी कौन सी नदी है जो दिल्ली से इटावा के बीच प्रदूषित होती है? यमुना नदी। और कानपुर से वाराणसी के बीच नदी प्रदूषित होती है अभ्यर्थियों गंगा नदी। अगला प्रश्न पूछा है जल अधिनियम की शुरुआत हुई थी, राइट आंसर होने वाला है आपको 1974 ईस्वी में। धरातलीय और भौम जल संसाधनों का दक्ष प्रबंधन कहलाता है, राइट आंसर होने वाला है जल संभर प्रबंधन। किस राज्य में घरों में जल संग्रहण संरचना को बनाना आवश्यक कर दिया गया है? राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों तमिलनाडु। वर्षा जल संग्रहण लाभ है, राइट आंसर होने वाला है उपयुक्त सभी। नीरू मीरू कार्यक्रम चलाया गया अभ्यर्थियों आंध्र प्रदेश में। और अरवारी पानी संसद कार्यक्रम चलाया गया अभ्यर्थियों राजस्थान के अलवर जिले में। अगला प्रश्न आपसे पूछा है नदियों में प्रदूषकों का संकेंद्रण किस मौसम में पाया जाता है? गर्मी में। भारत में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं अभ्यर्थियों, दामोदर घाटी परियोजना भी है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना भी अभ्यर्थियों, भाखड़ा नांगल परियोजना भी है, उपयुक्त सभी है। भारतीय राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई थी? 2002 में। भारत सरकार ने जल क्रांति अभियान कब आरंभ किया था? 2015 से 16 ईस्वी में। भारत की अत्यधिक प्रदूषित नदी कौन सी अभ्यर्थियों? गंगा होने वाली है अभ्यर्थियों। यमुना आ जाती तो आपकी यमुना होने वाली थी। अगला प्रश्न आपसे पूछे अभ्यर्थियों लेसन नंबर 5 आ गए अभ्यर्थियों खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। खनिज कितने प्रकार के होते हैं? राइट आंसर होने वाला है आपका 2 प्रकार के। निम्न में से धात्विक खनिज नहीं है, राइट आंसर होने वाला है कोयला। निम्न में से अधात्विक खनिज है, राइट आंसर होने वाला है ग्रेफाइट। निम्न में से कार्बनिक अधात्विक खनिज है, राइट आंसर होने वाला है उपयुक्त सभी। निम्न में से अकार्बनिक उत्पत्ति का खनिज है, उपयुक्त सभी। निम्न में से धात्विक खनिज है, ऑप्शन से इज द करेक्ट आंसर। नदी घाटी परियोजना में कोयला का कितने प्रतिशत भाग पाया जाता है? राइट आंसर है 97% भाग पाया जाता है। किस किस नदी में पाया जाता है अभ्यर्थियों? आपको डिटेल से बताना है। सोम नदी में भी पाया जाता है अभ्यर्थी, सोम, गोदावरी, महानदी, इन सभी नदियों की घाटियों में पाया जाता है। दामोदर भी अभ्यर्थियों आपके एक दामोदर नदी भी है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है अभ्यर्थियों, अगला प्रश्न पूछा है आपसे कोयला का 97% भाग निम्न में से किस नदी में पाया जाता है? अभ्यर्थियों आपको अभी बताया गया है दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी, उपयुक्त सभी में। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पेट्रोलियम के आरक्षित भंडार पाए गए हैं? राइट आंसर उपयुक्त सभी में। अभ्यर्थियों आपके एक अरब सागर तटीय भी है जो मुंबई हाई अभ्यर्थी मुंबई से आपके लगभग 160 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अभ्यर्थी उपयुक्त सभी में। भारत में खनिज मुख्यतः कितनी विवर्त पेटियों में संग्रहित है? राइट आंसर अभ्यर्थियों 3 पेटियों में। अभ्यर्थियों आपको ऐसे ध्यान रखना है, आपको जैसे ये रखना बना दिया गया है, ये भारत है, इसमें अभ्यर्थियों पूरा भारत है। आपको 3 पेटियों का नाम कैसे ध्यान रखना है अभ्यर्थियों? ये आपके पूर्व हो गया, इसे कितना क्या हो गया? पूर्व, पश्चिम क्या हो गया अभ्यर्थियों? पश्चिम उरली साइड हो गया, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, क्या हो गया अभ्यर्थी? उत्तर, ये हो गया आपके दक्षिण। तो आपको अभ्यर्थियों नाम कैसे ध्यान रखने हैं आपको बताना है। 3 पेटियों को नाम कैसे ध्यान रखना है? पहली पेटी अभ्यर्थियों यहाँ से आपको ये लाइन खींचनी है, क्या होने वाला अभ्यर्थी? उत्तर से पूर्व है, क्या होने वाली है? पहली पेटी है अभ्यर्थी उत्तर से पूर्व है, उत्तर से पूर्व है पठारी प्रदेश। अब अगला प्रश्न आपसे क्या पूछे अभ्यर्थियों? दूसरी पेटी का नाम बताइए। दूसरी पेटी होने वाली अभ्यर्थियों दक्षिण से पश्चिम, क्या होने वाले? दक्षिण से पश्चिम। और तीसरी पेटी होने वाली अभ्यर्थियों उत्तर से पश्चिम। हाँ तो जल्दी से बताइए अभ्यर्थियों किन किन के
हाँ तो अभ्यर्थियों कैसी लगी आपको ट्रिक। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा अभ्यर्थियों, अगला प्रश्न आपसे पूछा है 3 प्रकार की पेटियाँ होती है, नेवेली लिग्नाइट निम्न में से किस पट्टी में पाया जाता है। राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों, राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दक्षिण पश्चिमी पठारी प्रदेश में पाया जाता है। अभ्यर्थियों आपको मैं एक अभी याद दिला देता हूँ कि पहली पट्टी में आपके क्या क्या पाया जाता है, दूसरी पट्टी में आपके क्या क्या पाया जाता है और तीसरी पट्टी में क्या क्या पाया जाता है। तो अभ्यर्थियों चलो ठीक है, आपको अभ्यर्थियों क्लास के अंत में बता देने वाले हैं। तो आपसे अगला प्रश्न पूछे अभ्यर्थियों, केरल में निम्न में से निक्षेप पाए जाते हैं। राइट आंसर होने वाले अभ्यर्थियों उपरोक्त सभी पाए जाते हैं। गुजरात निम्न में से किन निक्षेप के लिए जाना जाता है। अभ्यर्थी जल्दी से बताने, गुजरात है निम्न में से किस निक्षेप के लिए जाना जाता है। राइट आंसर है पेट्रोलियम के लिए। अगला प्रश्न पूछे अभ्यर्थियों, हमारे देश में निम्न में से लौह अयस्क के 2 प्रमुख प्रकार हैं। राइट आंसर होने वाले अभ्यर्थियों हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ऑप्शन से इज द करेक्ट आंसर। भारत के किस राज्य में लौह अयस्क की सबसे पुरानी खदान है। राइट आंसर होने वाला है उड़ीसा में। अगला प्रश्न पूछे अभ्यर्थियों, सबसे ज्यादातर खनिज किस राज्य में पाए जाते हैं। राइट आंसर है उड़ीसा में। लौह अयस्क के कुल आरक्षित भंडारों का लगभग 95% भाग कितने राज्यों में पाया जाता है। 9 भागों में। कितने राज्यों में पाया जाता है अभ्यर्थियों, 9 राज्यों में। किस किस राज्य में पाया जाता है अभ्यर्थियों, अभी मैं आपके लिए बता देता हूँ। आपने जो पेटे याद करेंगे ना अभ्यर्थियों, पेटियाँ, वहाँ से आपको ये याद हो जाएंगे। अगर आपने तीनों पेटे भी याद कर ली तो आपकी ये भी याद हो जाएंगे। आपके यहाँ पर आने वाले अभ्यर्थियों गोवा की उच्च भूमि और आपके महाराष्ट्र, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और आपके कर्नाटक, बहुत सारे राज्य आने वाले अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, लौह अयस्क के पास प्रगलन के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों मैग्नीज होने वाला है। मैग्नीज मुख्य रूप से संबंधित है। राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों धारवाड़ क्रम की शैलों से। अगला प्रश्न आपसे पूछा है अभ्यर्थियों, मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक राज्य है। राइट आंसर है अभ्यर्थियों उड़ीसा। बॉक्साइट का प्रयोग किस विनिर्माण में किया जाता है। राइट आंसर है एल्यूमिनियम के। बॉक्साइट मुख्यतः निक्षों में पाया जाता है। राइट आंसर है अभ्यर्थियों ट्रेजरी निक्षोपों में। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है अभ्यर्थियों उड़ीसा। आभूषणों को चमक प्रदान के लिए तांबा पाया जाता है अभ्यर्थियों। तन्य भी होता है अभ्यर्थियों। भारत में उत्पादित धात्विक खनिजों में महत्वपूर्ण खनिज है। राइट आंसर है अभ्रक। अगला प्रश्न आपसे पूछे अभ्यर्थियों, क्लास बहुत लंबी हो चुकी है अभ्यर्थियों, लेकिन चलो इस लेसन को तो पूरा करते हैं अभ्यर्थियों। इस बुक को, फर्स्ट बुक को पूरा करते हैं। आपको लास्ट बुक शाम को आने वाली है। अगर आप अच्छे कमेंट करते हो तो वो बुक भी आपके सामने आने वाली है। तो और आप अगर अच्छे कमेंट, अच्छे आपने फीडबैक देने वाले हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करने वाले हैं, तो अभ्यर्थियों आपके सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। सभी लेसन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लघुत्तरात्मक, दीर्घोत्तरात्मक, नक्शे, सब क्वेश्चन आने वाले हैं अभ्यर्थियों। आपसे अगला प्रश्न पूछा है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी अभ्यर्थियों। आपको पहले ही बता दिया गया है 2015 में हुई थी। नियोजन का उपागम है। राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों क्या है नियोजन का उपागम। ए वे दोनों प्रादेशिक नियोजन और प्रादेशिक नियोजन की क्या होने वाला है अभ्यर्थियों, प्रादेशिक नियोजन, प्रादेशिक नियोजन। खंडीय नियोजन का संबंध है। राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों उपयुक्त सभी से। योजना आयोग का उपागम है। राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों लक्ष्य क्षेत्र, लक्ष्य समूह। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम कौन सी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। राइट आंसर है अभ्यर्थियों 5वीं पंचवर्षीय योजना में। कब से कब तक अभ्यर्थियों ये किया गया था आपके 1974 से 1979। कब से कब तक अभ्यर्थियों 1974 से 1979 ये पंचवर्षीय योजना है। अगला प्रश्न आपसे पूछे अभ्यर्थियों, योजना आयोग ने देश में कितने जिलों की पहचान शोक संभावी जिलों के रूप में की है। 67 जिलों की। भरमौर जनजाति को अधिसूचित जनजाति क्षेत्र में शामिल किया गया है। राइट आंसर होने वाला है 21 नवंबर 1975 में। कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान जनजातीय उप योजना प्रारंभ की गई। राइट आंसर है 5वीं। आपसे अगला प्रश्न पूछा है, विकास किस प्रकार की संकल्पना है। राइट आंसर होने वाला है बहुआयामी। आपसे पूछा है, ब्रेडलैंड रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई। राइट आंसर होने वाला है 1987 ईस्वी में। पॉपुलेशन बम पुस्तक के लेखक कौन है। राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों एहरलिच। कौन है अभ्यर्थियों एहरलिच। इंदिरा गांधी नहर का चरण सेकंड के कमान क्षेत्र में सिंचाई की शुरुआत कब हुई थी। राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 1980 के दशक में। अगला प्रश्न आपसे पूछे अभ्यर्थियों, और जो इंदिरा गांधी का फर्स्ट अटेम्प्ट की शुरुआत हुई थी अभ्यर्थियों 1960 के दशक में हुई थी और सेकंड की हुई थी 1980 के दशक में हुई थी। एहरलिच की पुस्तक द पॉपुलेशन बम कब प्रकाशित हुई थी अभ्यर्थियों। राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन से इज द करेक्ट आंसर 1968 ईस्वी में। द लिमिट टू ग्रोथ पुस्तक कब प्रकाशित हुई। राइट आंसर होने वाला है 1972 ईस्वी में। हाँ, अगला प्रश्न पूछा अभ्यर्थियों, इंदिरा गांधी नहर की संकल्पना किसने दी थी। राइट आंसर आपके कंवर सेन ने
पहले ही बता दिया गया है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना कब प्रारंभ हुई थी? राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थी को 31 मार्च 1958 ईस्वी में। अगला प्रश्न पूछा है इंदिरा गांधी नहर का प्राचीन नाम क्या है? राइट आंसर है राजस्थान नहर। इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है? 9060 किलोमीटर। अगला प्रश्न आपसे पूछे अभ्यर्थी को इंदिरा गांधी नहर कितने हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है? राइट आंसर होने वाला है 19.63 लाख की। अगला प्रश्न पूछे अभ्यर्थी को इंदिरा गांधी नहर चरण 1 के कमान क्षेत्र में सिंचाई की शुरुआत हुई? राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों आपको पहले ही बता दिया गया है 1960 के दशक में। योजना आयोग की स्थापना कब हुई है? राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों 15 मार्च 1950 में, जिसे 2015 में नीति आयोग के नाम से बदल दिया गया था। अगला प्रश्न आपसे पूछे अभ्यर्थियों लेसन नंबर 7 आ चुका है परिवहन व संचार। परिवहन के कितने साधन होते हैं? 3 साधन होते हैं। निम्न में से परिवहन का साधन कौन सा है? उपयुक्त सभी होने वाला है। परिवहन के कौन से साधन का उपयोग प्राचीन काल से किया गया है? ऑप्शन बी स्थल से। स्थल है अभ्यर्थियों जो परिवहन का प्राचीन काल अभ्यर्थियों स्थल परिवहन होने वाला है। निम्न में से स्थल परिवहन कौन सा है? राइट आंसर होने वाला है ए व बे दोनों। रेलवे व सड़क। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क जाल भारत का होने वाला है अभ्यर्थियों। फर्स्ट होने वाला है आपका अमेरिका का। राइट आंसर होने वाला है 2020 से 21 के अनुसार भारत के सड़क जाल की कुल लंबाई कितनी अभ्यर्थियों? 62.16 लाख। अगला प्रश्न पूछे गए अभ्यर्थियों प्रतिवर्ष सड़कों द्वारा कितने प्रतिशत यात्रियों की यातायात का परिवहन किया जाता है? राइट आंसर होने वाला है 85%। छोटी दूरियों की यात्रा के लिए सड़क परिवहन उपयोग में की जाती है अभ्यर्थियों। शाही राजमार्ग का निर्माण सिंधु घाटी से बंगाल की सोनार घाटी तक किस शासक ने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था अभ्यर्थियों। कोलकाता से पेशावर तक जोड़ने वाली मार्ग को ब्रिटिश शासन में किसका नाम से जाना जाता है? ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है अभ्यर्थियों। वर्तमान में यह किन नगरों के बीच विस्तृत है? राइट आंसर होने वाला है अमृतसर और कोलकाता के बीच। अगला प्रश्न आप पूछे अभ्यर्थियों सड़क परिवहन का पहला गंभीर प्रयास कब और किस योजना को बना कर दिया गया था? राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों 1943 में नागपुर योजना को। अगला प्रश्न पूछा है भारत में 20 वर्ष सड़क योजना कब प्रारंभ की गई थी? राइट आंसर होने वाला है 1961 में। निर्माण हाँ भाई। अगला प्रश्न पूछे अभ्यर्थियों 2020 में राष्ट्रीय महामार्ग की लंबाई बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई थी? कितने किलोमीटर हो गई थी अभ्यर्थियों? राइट आंसर होने वाला है आपका 1,36,440 किलोमीटर। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण NHAI का प्रचलन कब हुआ था? राइट आंसर है अभ्यर्थियों ऑप्शन दे द करेक्ट आंसर 1995 में। और आपसे पूछे अभ्यर्थी सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर होने वाला है मई 1960 ईस्वी में। अगला प्रश्न आपसे पूछे अभ्यर्थियों स्वर्णिम चतुर्भुज देश के किन 4 विशाल महानगरों को जोड़ती है? राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी तक कितने प्रतिशत लंबा है अभ्यर्थियों? कितना किलोमीटर लंबा है? राइट आंसर होने वाला है आपका 4016 किलोमीटर। अगला प्रश्न पूछा है राज्य महामार्ग में देश की कुल सड़कों की लंबाई का कितना प्रतिशत भाग आता है? राइट आंसर होने वाला है 4%। अगला प्रश्न होने वाला है अभ्यर्थियों जिला सड़कों में देश की कुल सड़कों की लंबाई का कितने प्रतिशत भाग आता है? राइट आंसर होने वाला है 14% भाग। भारत की कुल सड़कों की लंबाई का कितने प्रतिशत भाग ग्रामीण सड़कों में पाया जाता है? राइट आंसर होने वाला है आपका अभ्यर्थियों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 80% भाग। विश्व की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? अटल टनल है अभ्यर्थियों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछे अभ्यर्थियों लास्ट लेसन होने वाला है अभ्यर्थी इस बुक का फर्स्ट बुक का लास्ट लेसन होने वाला है अभ्यर्थियों। आज हम इसको ही क्लियर करेंगे। आपका अच्छा फीडबैक आएगा तो दूसरी बुक के भी आपको एबीसीडी ला दिए जाएंगे। विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी कुल मात्रा में कितने प्रतिशत थी? राइट आंसर है 1% थी। वर्ष 2050 से 1950 से 51 में भारत का वैदेशिक व्यापार का मूल्य था। राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों भारत से 14 करोड़ रुपये। भारत में विदेशी व्यापार में व्यापक हिस्सेदारी है। राइट आंसर होने वाला है उपयुक्त सभी में। कृषि उत्पादों के अंतर्गत कौन सी वस्तुओं के निर्यात में गिरावट आई है? राइट आंसर है उपयुक्त सभी में। वर्ष 2016-17 के दौरान विनिर्माण क्षेत्र ने भारत के कुल निर्यात मूल्य में भागीदारी अंकित की। राइट आंसर है अभ्यर्थियों 73.6%। 1970 के दशक के बाद हरित क्रांति में सफलता मिली पर किसके आयातों पर रोक लगा दी गई? राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर खाद्यान्नों का आयात पर। अगला प्रश्न होने वाला है अभ्यर्थियों आपका वर्तमान में भारत में प्रमुख पत्तनों की संख्या है। राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों 12 पत्तनों की आपके डायमंड हार्बर का विकास हुआ था। राइट आंसर होने वाला है कोलकाता में। भारतीय पत्तनों की नौभार निपटान की 1951 के अनुसार कितने मिलियन टन थी? राइट आंसर होने वाला है 20 मिलियन टन। भारतीय पत्तनों की नौभार निपटान की क्षमता 2016 में बढ़कर कितने मिलियन टन अधिक हो गई? राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों आपका 37
टन मिलियन टन हो जीरो अभ्यर्थियों मिस्टेक लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऑप्शन सही इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछे अभ्यर्थियों देश का सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है? राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर मुंबई पत्तन। और आपसे पूछा स्थूल नौभार के लिए कौन सा पत्तन पाया जाता है? हल्दिया पत्तन। आंध्र प्रदेश में एक भू आपतित पत्तन है अभ्यर्थियों। राइट आंसर होने वाला है आपका विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न आपसे पूछा है विभिन्न नौभार के लिए कौन सा पत्तन जाना जाता है? राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों हल्दिया पत्तन अभ्यर्थियों तूतीकोरिन पत्तन जाना जाता है आपका तूतीकोरिन पत्तन। वर्ष 2016-17 के अनुसार देश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कार्य कर रहे हैं? राइट आंसर है 25। कृत्रिम पत्तन है राइट आंसर होने वाला है चेन्नई। पारादीप पत्तन कटक से कितने किलोमीटर दूर डेल्टा पर स्थित है? राइट आंसर है 100 किलोमीटर। चेन्नई पत्तन के दबाव को कम करने के लिए किन दो पत्तनों का विकास किया गया है? राइट आंसर है एन और तूतीकोरिन। अगला प्रश्न आपसे पूछे अभ्यर्थियों जिस पत्तन में 54 गोदिया और देश का विशाल टर्मिनल है वह है? राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों कौन सा पत्तन है? जल्दी से बताना है आपको। राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों मुंबई पत्तन। अगला प्रश्न आपसे पूछे अभ्यर्थियों मुंबई पत्तन कितना किलोमीटर लंबा व चौड़ा है? राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों 20 किलोमीटर लंबा तथा 6 से 10 किलोमीटर चौड़ा है। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वहन होता है? राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों किससे होता है अभ्यर्थियों? वह स्थल और समुद्र द्वारा होता है। राइट आंसर है ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अभ्यर्थियों क्लास को बताना है आपको अच्छी लगी है नहीं। क्लास को अच्छी लगी हो तो अभ्यर्थियों क्लास को लाइक करना है। जो भी अभ्यर्थी न्यू चैनल पर न्यू विजिट हुआ है चैनल को सब्सक्राइब करना है। अभ्यर्थियों आपको क्लास अच्छी लगी है क्लास अभ्यर्थियों आपके पूरे में से पूरे नंबर दिलाने वाली है। अभ्यर्थियों आपकी फर्स्ट बुक क्लियरली हो गई है। अगर आपका कमेंट में अच्छा फीडबैक आता है लाइक आती है अभ्यर्थियों 100+ लाइक का टारगेट अभ्यर्थियों। अगर आपका अच्छा कमेंट फीडबैक आता है तो आपको दूसरी जो बुक है उसके भी खालिस्तान ला दिए जाएंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ला दिए जाएंगे और ऐसे ही ऐप से ला दिए जाएंगे। तो जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं एक और न्यू क्लासेज में अभ्यर्थियों।